हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ नेफ्रॉन और इसकी कार्यविधि और ये कहाँ पाया जाता है, कैसे काम करता है, किस प्रकार इससे मूत्र का निर्माण होता है। सबसे पहले तो ये कहाँ पाया जाता है, ये वृक्क में पाया जाता है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेफ्रॉन को हिंदी में वृक्क नलिका कहते हैं। इसकी संरचना के बारे में बताऊँगा आपको और इसकी कार्यविधि के बारे में बताऊँगा। अक्सर बच्चे ये पूछा करते हैं कि किस प्रकार नेफ्रॉन की संरचना होती है, किस प्रकार हम इसके नामों को याद रखें, किस प्रकार बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया रहता है। एग्ज़ाम में 10th क्लास के लिए इतना डिटेल में पढ़ना कोई आवश्यक नहीं है, इसीलिए मैं आज आपको शॉर्ट में बताऊंगा। अगर आप इसे एग्ज़ाम में लिख के आएंगे तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। 5 में से 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन। 5 में से 5 मार्क्स दिलाएगा आपको। सबसे पहले ये जो है वृक्क नलिका, इसे नेफ्रॉन कहते हैं। ये वृक्क की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई है। ये लगभग एक वृक्क में लगभग 10 लाख पाए जाते हैं। इसे वृक्क की कार्यात्मक रचनात्मक इकाई कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन की शुरुआत एक प्याले जैसे आकार से होती है, जिसे वॉमेन संपुट कहते हैं। ये जो प्याले जैसे आकार है, इसके वॉमेन संपुट कहते हैं। इसे वॉमेन संपुट कहते हैं। फिर यह एक ग्लोमेरुलस नामक जाल को घेरता है। ये अपवाही धमनी जो होती है आगे चलकर धमनिकाओं में बढ़ जाती है और धमनिकाएं आगे चलकर केशिकाओं में बढ़ जाता है। तो ये जो है ग्लोमेरुलस, ये अपवाही धमनिका, ये जो धमनी आई है वो पतली पतली नलिकाओं में बढ़ गई, इसी को ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये घेर के रखता है उसे। फिर वोमेन संपुट के थोड़ी नीचे इससे ये जो है ये कुंडलित भाग, जो इसे समीपस्थ कुंडलित कहते हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका निकलती है वोमेन संपुट से, इसे कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। और आगे चलकर ये धीरे धीरे यहाँ पे एक हेनले का चांप होता है। बस ये आपको हेनले का अधिरोही चांप याद रखना है। फिर आगे चलकर ये यहाँ पे ये फिर से कुंडलित हो गया, इसे कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका, क्योंकि ये वोमेन संपुट के दूर में है, इसलिए इसे दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। और फिर ये दूरस्थ कुंडलित नलिका आगे चलकर संराहक नलिका में खुलती है। और फिर जैसे जैसे यहाँ पे पहले तो यहाँ पे छानने की क्रिया होती है, फिर आगे चलकर धीरे धीरे छाना हुआ पदार्थ आगे धीरे धीरे संग्राहक नलिका में पहुँचता है। और ये संग्राहक नलिका मूत्र नलिका से जुड़ी होती है। बस आपको यही याद रखना है, मूत्र नलिका से जुड़ी होती है। अब मैं आपको आगे समझाऊंगा। मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ वृक्क द्वारा मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। मतलब वृक्क में जो नेफ्रॉन है वो मूत्र निर्माण कैसे करता है। देखिए, वृक्क द्वारा मूत्र निर्माण की क्रियाविधि 3 चरणों में होती है। एक पहला होता है छानना, वृक्क द्वारा मूत्र निर्माण की क्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला होता है छानना, दूसरा होता है पुनः अवशोषण, तीसरा होता है मूत्र निर्माण। तो मैं आपको अब समझाने वाला हूँ किस प्रकार वृक्क कार्य करता है। पहला होता है छानना में क्या होता है, ये अपवाही धमनिका, अभी जो दिखाया था मैंने आपको, अपवाही धमनिका आ रही थी, धमनी आगे चलकर धमनिकाओं में बढ़ जाती है। वही एक अपवाही धमनिका जो आ रही थी, अपवाही धमनिका से होते हुए रक्त से शुद्ध पदार्थ, मतलब होते हुए अपवाही धमनिका से रक्त आता है, उससे अशुद्ध पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को ग्लोमेरुलस द्वारा छाना जाता है। मतलब जो अपवाही धमनिका से रक्त आता है उसमें जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, यूरिक अम्ल, हमारे शरीर में जिसका निर्माण होता है, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, उसका जो निर्माण होता है, जो अपवाही धमनिका द्वारा नेफ्रॉन की वोमेन संपुट में लाया जाता है, वह आदि ग्लोमेरुलस द्वारा छाना जाता है। उसे ग्लोमेरुलस के द्वारा छान लिया जाता है। छाना गया पदार्थ वोमेन संपुट की पतली दीवारों से होता हुआ वृक्क नलिका में होते हुए वृक्क नलिका में चला जाता है। देखो अब क्या हुआ, हम शुरू से समझाता हूँ। छान में क्या होता है, अपवाही धमनिका द्वारा लाया गया पदार्थ। अपवाही धमनिका देखा था वोमेन संपुट के एक और था अपवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका और एक और था अपवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका का व्यास जो होता है बड़ा, डायमीटर आपने
फिफ्थ चैप्टर में पढ़ा होगा डायमीटर, वही अपवाही धमनिका की मोटाई जो है, मोटाई अपवाही नहीं अधिवाही धमनिका की मोटाई अपवाही धमनिका से अधिक होती है। लाया गया शुद्ध रक्त जिसमें अशुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ दोनों रहते हैं, वो वोमेन संपुट ग्लोमेरुलस, वो जो जाल था उसके द्वारा छन जाता और छन के वोमेन संपुट की पतली दीवारों से होकर संग्रह होकर होते हुए वोमेन संपुट की नलिका में चला जाता है, आगे नलिका में चला जाता है। फिर पुनः अब इसका दूसरा चरण है पुनर्वशोषण। अब वो जो वोमेन संपुट से छनकर पदार्थ आया था, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ छन गए थे, अपशिष्ट पदार्थ और कुछ जल की मात्रा छन गई थी, उससे कभी कभी क्या होता है, कुछ उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन आदि भी छन जाते हैं, तो उसे वो नलिका, समीपस्थ कुंडली नलिका में से अवशोषित कर लिया जाता है। वही पुनर्वशोषण, फिर से अवशोषण होता है। जैसे जैसे छनित पदार्थ नलिका से होकर गुजरता है, पहले होकर गुजरता है तो उसमें से लाभप्रद पदार्थ जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन आदि अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा बाकी पदार्थों से को संग्राहक नलिका में भेज दिया। बाकी पदार्थों को कहाँ, संग्राहक नलिका में भेज दिया। ये जो संग्राहक नलिका है इसमें भेज दिया जाता है। ये देख रहे हैं ना संग्राहक नलिका, आप ये जो देख रहे हैं ये संग्राहक नलिका, ये जो है ये संग्राहक नलिका, इसमें भेज दिया जाता है। और ये संग्राहक नलिका मूत्राशय से जुड़ी होती है और यहाँ से होते हुए वो छनित पदार्थ मूत्राशय में जाता है। और मूत्राशय से जब हमें प्रेशर उत्पन्न होता है, दाब उत्पन्न होता है, मूत्र दाब उत्पन्न होता है, तो हमें उत्तेजना उत्पन्न होती है कि आपके अंदर मूत्र ज़्यादा हो गया है, आप जाके बाहर निकालिए। अब फिर ये देखो पुनर्वशोषण क्या होता है। हो गया पुनर्वशोषण, अब पढ़ाऊँगा मैं इसका लास्ट चरण मूत्र बनना क्या हुआ। पुनर्वशोषण के बाद बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ, पुनर्वशोषण तो हो गया, क्या बचा, सब चीज़ ग्लूकोज बाहर निकल गया, प्रोटीन बाहर निकल गया, जो भी उपयोगी पदार्थ आए थे वो बाहर निकल गया। अब क्या बचा, अब बचा अवशिष्ट पदार्थ। अब बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ जैसे जल, यूरिक अम्ल, जैसे यूरिक अम्ल, यूरिया, लवण आदि संग्राहक नलिका से होते हुए मूत्राशय में पहुंचती है। नलिका से होते पहले तो संग्राहक नलिका में पहुंचती, फिर मूत्राशय में, मतलब मूत्राशय जहाँ मूत्र का जमा होता है, जहाँ मूत्र संचित होता है, मूत्राशय में पहुंचती है। तथा अंत में मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। तथा अंत में जब मूत्राशय अधिक हो जाता है तो हमारे अंदर एक उत्तेजना उत्पन्न होती है जो हमें यह सूचित करती है कि आपके मूत्राशय में अत्यधिक मूत्र हो गया है, कृपया करके आप जाके इसे खाली करें। तो यही था, आपको इसी तरह देख लेना। यह है वृक्क की संरचना। वोमेन संपुट से स्टार्ट होता है। ये वृक्क नहीं, एक वृक्क नलिका की संरचना है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, जो वृक्क की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है। यह एक प्याले जैसी रचना से शुरू होता है जिसे वोमेन संपुट कहते हैं, और एक नलिका में खुलता है, जिसे एक कुंडली नलिका में खुलता है, जिसे समीपस्थ कुंडली नलिका कहते हैं। फिर आगे चल के ये हेनले का अधिरोही चांप बनाता है। फिर आगे चलकर फिर से कुंडलित हो जाता है, जिसे दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। दूरस्थ कुंडली नलिका कहते हैं ये वाली नलिका। फिर ये नलिका संग्राहक नलिका में खुलती है और संग्राहक नलिका जुड़ी होती है। जो मैं बोल रहा हूँ आप लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगर आप अपनी लैंग्वेज में एग्जाम में लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर ये संग्राहक नलिका मूत्राशय में से जुड़ी होती है तथा मूत्र नली से जुड़ी होती है, मूत्र मार्ग से जुड़ी होती है तथा मूत्र मार्ग के द्वारा ये समय समय पर मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है।
तो आप ये देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत मेहनत की है। कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।